बड़े बड़े जो तसव्वुरात हैं जी, उनको अभी तक हमने मज़हब और फ़लसफ़े दोनों की रूह से देखा है। जो हमने एक सिलसिला शुरू किया, इसके अंदर ज़ाहिर है उसके अंदर मुस्लिम फ़िलासफ़िकल थाट हमने देखा, पॉलिटिकल थाट देखा, फिर उसके अंदर एक जुज़वी बहस वजूद में आई, अखलाकियात, मोरालिटी की बहस हमने जो है देखी, और सियासी ख़यालात भी जो हैं उनके ऊपर भी इज़हार ख़याल हुआ है। तो अब ये क्योंकि सिलसिला इस तरह से चल रखा है कि हम एक कह लीजिए कि जो मेन कॉन्सेप्ट हैं वो कवर करने की कोशिश कर रहे हैं किसी न किसी तरह से। तो उसमें मैंने सोचा कि क्यों ना अब हम जो है वो एक बाब इकोनॉमिक थॉट जो यानी जो मुआशियात के बारे में जो तसव्वुरात या जो कह लीजिए कि मनहज पाए जाते हैं, पैटर्न्स पाए जाते हैं फ़लसफ़े और मज़हब दोनों के अंदर, उसके ऊपर भी तबसरा कर लें। फिर जब ये बहुत बड़ी बहसें जो हैं ये हमें किसी तरह से आसान हो जाएंगी, या दोनों को हम मज़हब और फ़लसफ़े की रूह से देखना सीख जाएंगे, फिर आगे जो मज़ीद अब कह लीजिए कि मौज़ूआत आएंगे या जो हम बात करेंगे वो उनकी जुज़ियात के अंदर ही किसी न किसी तरह से आ जाएगी। तो इकॉनमी का जो थॉट है या मुआश का जो नज़रिया है वो ज़ाहिर है वो भी फ़लसफ़े और मज़हब दोनों की रूह से देखा जाएगा और अलग अलग तरीके से देखा जाएगा। तो उस पे हम बात कर लेते हैं, और उसमें जो हमने बुनियादें माननी हैं, पिछले जो मेन सारे तसव्वुर हमने डिस्कस किए, बुनियादें वहीं की वहीं रहेंगी। वो अभी मैं ज़िक्र कर देता हूँ कि किस तरह। मिसाल के तौर पे फ़लसफ़े के अंदर हम जो है वो मुआश का कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। हमने पहले ये तय किया कि मुआशरत जो है वो इर्तिका पज़ीर है, यानी मुआशरत और इज्तमाइयत जो है वो शर्त है मुआश के निज़ाम के लिए भी, वरना अगर इंसान अकेला रहे और ख़ुद ही शिकार करता और ख़ुद ही खाता रहता तो शायद उसे मुआश की ज़रूरत ना पड़ती। लेकिन उसे ज़रूरत उसी बुनियादी इंस्टिंक्ट जो है उसके तहत पड़ी, जो कि हमने तय की कि उसकी सर्वाइवल की है, जो उसे मजबूर करती है कि वो किसी न किसी तरह से किसी इज्तमाइयत के अंदर रहे। दूसरे इंसान से जो उसकी ताल्लुक़ की मजबूरी है वही उसे सियासी ख़यालात पैदा करने पे मजबूर कर रही थी, वही उसको मुआशी ख़यालात जो हैं वो पैदा करने के लिए मजबूर कर रही थी। ये फ़लसफ़े का मानना है, क्योंकि यहाँ मुआशरत इर्तिका पज़ीर है तो जो मुआशी नज़रिया है वो भी फिर इर्तिका के सिलसिले में ही आएगा, यानी एवोल्यूशन उसका भी चलता रहेगा। तो उसमें ये माना जाए कि जब शुरू के अंदर जो यूनिट्स में लोग रहते थे वो शिकार करते थे, वो आपस में किसी तरह से बांट लेते थे शिकार। लेकिन क्योंकि इंसानों की ये मजबूरी है कि उनको सारे काम जो है वो खुद कर रहे थे, तो उसमें ज़्यादा मेहनत लगती थी। तो अगर सारे काम खुद ना करने पड़े, अगर मुआशरत भी रखनी है, तो क्या इंसानी शऊर ने ये सोचा कि ये बेहतर है कि कुछ काम कोई कर ले, कुछ काम कोई कर ले, और हम जो है वो आपस में हिस्सा किसी न किसी तरह से उसकी एक्सचेंज कर लें किसी न किसी तरह से। मिसाल के तौर पे किसी को शिकार करना अच्छा आता है, किसी के बाजू टांगे मजबूत हैं, वो तेज़ दौड़ सकता है तो वो शिकार करेगा। किसी को पकाना अच्छा आता है, उसे ज़्यादा अच्छा मालूम है कि आग कैसे जलानी है और किस तरह से इसको पकाना है और किस तरह से बेहतर तरीके से ये हज़म हो सकता है, तो पकाने की ज़िम्मेदारी उसको दी जाए। और जिसको पकाने की ज़िम्मेदारी दी जाए शायद फिर वो शिकार करने के लिए ना जाए। यानी इस तरह की स्पेशलाइजेशन जो है वो इंसानी शऊर ने कहीं ना कहीं सोची होगी कि क्यों ना हम काम बांट लें, क्योंकि काम बांटने से जो है वो उनकी जुज़ियात के अंदर उनकी जो बारीकियां होती हैं उनके ऊपर तवज्जो करने का मौका मिल जाता है। अगर आपने बहुत ज़्यादा काम करने तो आपको तवज्जो देने का मौका कम मिलेगा। यानी हरफन मौला जो कहते हैं, ट्रेड ऑफ जैक ऑफ ऑल ट्रेड इज़ मास्टर ऑफ नन, कि जो इसको ज़्यादा काम आते हैं वो सब कामों की बारीकियां नहीं दे पाता। इतना वक्त ही नहीं है, शिकार करने जाएगा, करके थक जाएगा, वापस आएगा, कहेगा जैसे कैसे इसको पकाएं और बस खा लें। लेकिन अगर करने की ज़िम्मेदारी किसी होगी तो वो उसकी टेक्निक्स के ऊपर गौर करेगा, स्पेशलाइजेशन करेगा, और फिर उसके बाद पकाने की ज़िम्मेदारी किसी की होगी तो वो उसके ऊपर। तो इस तरह की डिवीज़न मुझे लगता है कि इंसानों ने बहुत शुरू में फ़लसफ़ियाना नज़रिए के मुताबिक करनी शुरू कर दी होगी। और फिर ये क्योंकि हार्वेस्ट करनी थी, फसलें उगानी थी, फ्रूट उगाने थे, तो फिर मुआशरे की तरक्की के साथ साथ ये उसके अंदर भी वजूद में आई कि हर कोई अपना अपना काम करे और फिर आपस में वो चीज़ें बदल ली जाएँ। जिसके अर्लीस्ट फॉर्म जो हम सुनते हैं वो बार्टर सिस्टम या तबादले का जो निज़ाम है हमारे यहाँ, वो है कि आप जो है वो किसी को जाके दिखाते हैं मुआशरत के अंदर कि जी ये मैं सेब पैदा करता हूँ, आप गंदम पैदा करते हैं, लिहाजा आप ये सेब मुझसे ले लीजिए और गंदम मुझे दे दीजिए। आप इस तरह की एक्सचेंज कर लेते हैं। अब इसके अंदर ज़रा गौर करें, फ़लसफ़ियाना सतह पे ये ज़रूरी नहीं है सिर्फ चीज़ों का एक्सचेंज नहीं हो रहा, बल्कि अगर आपको कोई आके सेब दे रहा है और वो गंदम आपसे ले रहा है तो आपको ये ज़मानत मिल रही है, ये सबूत मिल रहा है कि अच्छा इस कबीले के अंदर, इस मुआशरे के अंदर ऐसे लोग भी हैं जो सेब के ऊपर भी तवज्जो दे रहे हैं और गंदम के ऊपर भी तवज्जो दे रहे हैं, और दोनों हमारे लिए ज़रूरी हैं। यानी ये तय हो रहा है कि हर शख्स जो है वो मुआशरे में अपना कंट्रीब्यूशन दे रहा है किसी न किसी तरह से।
यानी जो मुआशरत हमने बुनी है इसके अंदर वो अपना किरदार अदा कर रहा है मुआशी सतह पे, प्रोडक्टिव सतह पे, वो नॉन प्रोडक्टिव नहीं है। यानी अगर कोई शख्स सिर्फ ये कहे कि मैं सारा दिन भूखा बैठा रहा हूँ और अब आके वो कहे कि अच्छा मुझे अपनी इतनी गंदम दे दे, तो आप उसे गंदम नहीं देंगे। इसलिए नहीं कि वो कुछ चीज़ बदले में नहीं दे रहा, बल्कि उसका बुनियादी असूल ये है कि फिर इसका मतलब उसने खुद तो कुछ नहीं किया है सारा दिन, तो इसको फिर इस कबीले में रखने का, इस मुआशरत में रखने का क्या फ़ायदा है, इसको ये क्या प्रोड्यूस कर रहा है कि हम इससे वो चीज़ लें और इसे ये वाली चीज़ दे दें। तो इसी असूल के तहत मेरे ख्याल से बाद में जो करेंसी है हमारी वो वजूद में आई। यानी जो करेंसी नोट्स हम देखते हैं वो शायद रसीद है इस काम की, आपके मुआशरे में कंट्रीब्यूशन की रसीद है जो आपके पास है, और आप वो किसी को रसीद वो दिखाते हैं कि ये देखिए मेरा भी मुआशरे के अंदर वही किरदार है जो आपका, लिहाजा आप ये ले लीजिए और मुझे उसके बदले में जो चीज़ जिसकी मुझे ज़रूरत है वो दे दीजिए। यानी मैं ये ज़मानत देता हूँ कि भाई मैं नॉन प्रोडक्टिव नहीं रहा हूँ, असूली सतह पे मैं कुछ ना कुछ प्रोड्यूस कर रहा हूँ, लिहाजा आपको भी मुझे बदले में वो चीज़ें ज़रूर देनी पड़ेंगी जो कि जिनकी मुझे ज़रूरत है, क्योंकि मैं कुछ ना कुछ ऐसा इंतज़ाम कर रहा हूँ जिनसे आपकी कोई ना कोई ज़रूरियात पूरी हो रही। तो ये फिर तबादले के निज़ाम से जो वो हमने करेंसी का निज़ाम जो है वो लागू कर लिया। इसको हम सरसरी देख रहे हैं फ़िलहाल, इसकी यानी प्योर इकोनॉमिक्स जो है उसके अंडर हम नहीं जा रहे, वो तो पढ़ी भी जा सकती हैं, उनमें जुज़वी तौर पे तबसरा भी हो सकता है, लेकिन सरसरी जो असूल है इसका वो हमने बयान कर दिया। तो अब जब ये तय हो गया, यानी कि मुआशरे में पहले तो ये देखना है कंट्रीब्यूशन किसका है, फिर उसके ऊपर उनकी चीज़ों का तबादला होगा। लेकिन वही जिस तरह से हमने कहा था कि पॉलिटिकल थॉट के अंदर कि डेविएट भी होती हैं चीज़ें किसी न किसी तरह से, जब किसी एक को ताकत दे दी गई और फिर ये भी खदशा पैदा हुआ कि उसके अंदर हिरस और लालच आ जाएगा, तो फिर यहाँ भी जो है वो ये ख़तरा भी है। तो कोई अपने सर्वाइवल के लिए या ख़ुद आगे जाने के लिए ज़हीरा अंदोज़ी शुरू कर दे, बहुत सारी चीज़ें जमा करनी शुरू कर दे, और फिर ऐसा वक्त आने पे लोगों को बताए कि मेरा मुआशरे में ये कंट्रीब्यूशन है, जब उन चीज़ों की शदीद ज़रूरत हो, जिसको हम ज़हीरा अंदोज़ी के नाम से जानते हैं। तो ये ज़हीरा अंदोज़ी की मिसालें भी देखने में सामने आई होंगी। यहाँ फिर ऐसे मुआशरे भी कहीं ना कहीं बने होंगे, यूनिट्स छोटे जब हम बात कर रहे हैं मिडल एजेस में, कि जिन्होंने सब कुछ जो है वो बराबर बांटा होगा और उसकी बराबर जो है वो ज़हीरा कर लिया होगा किसी एक फ़र्द ने, और फिर वो बांटता होगा दूसरों के बीच। तो ये जो बुनियादी निज़ाम है, इसके तहत फिर फ़लसफ़े में जब ये किंगशिप के बाद, किंगशिप तक जो है वो कह लीजिए कि ज़हीरा अंदोज़ी वाला ही निज़ाम किसी न किसी तरह से चलता रहा, कि बादशाह जो है उनके पास सब कुछ होता था, वही अताई थे, वही अता करते थे लोगों को, और वही देखते थे कि क्या करना है क्या नहीं करना है। लेकिन उसके बाद जब ये जमहूर का रवैया आया और फिर लोगों ने खुद तय किया कि वो अपने ऊपर किस तरह की हुकूमत करेंगे, किस तरह की नहीं करेंगे, तो फिर फ़लसफ़े के अंदर ये जो हिर्स और जो लालच और जो ज़हीरा अंदोज़ी है, इसका सदेबाप करने की भी कोशिश की गई है। और उसी के नतीजे में जो मॉडर्न दो निज़ाम जिनकी बहस जो है वो अरसे तक यहाँ चलती रही है, आज भी चलती है, यानी कैपिटलिज़म और सोशलिज़म जो है ये हमारे हाथ में आए हैं। यानी कैपिटलिज़म जो है वो इंसान को पोजेशन अलाउ करता है, पर्सनल पोजेशन अलाउ करता है, और उस पर कोई कदर नहीं लगाता किसी तरह की शुरू के अंदर, अपने रॉ फॉर्म के अंदर। और सोशलिज़म जो है वो कहता है कि जी जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है वो क्योंकि सबके लिए बराबर हैं, तो ज़हीरा अंदोज़ी नहीं होनी चाहिए, किसी एक फ़र्द के हाथ में वो नहीं दिए जा सकते। लिहाजा ये किया जाए कि मीन्स ऑफ प्रोडक्शन जो है वो गवर्नमेंट को दे दिए जाएँ, या जो रूलिंग अथॉरिटी है या जो स्टेट है उसको दे दिए जाएँ, और फिर वो तय करे कि उसने किस तरह से इनकी डिवीज़न करनी है। जबकि कैपिटलिज़म ये कहता है कि जी हमने पर्सनल पोजेशन का हक़ दे दिया, उसके बाद लोग खुद अपने ताउन के तहत जो है वो ये तय करें कि उन्होंने क्या करना है। अब ये सोशलिज़म और कैपिटलिज़म की आपस में एक बड़ी तगड़ी बहस है, वो उसको कह लीजिए कि सरसरी उसका जिक्र करना नामुनासिब होगा, दोनों तरफ के अपने अपने दलाइल पाए जाते हैं, लेकिन बुनियाद जो निज़ाम की है वो हमने समझा दी है कि बुनियादी तौर पे ज़हीरा अंदोज़ी के ख़िलाफ़ है, और सोशलिज़म जो है वो जो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ जो है इंतहाई बुनियादी सतह पर रॉ फॉर्म में मैं बात कर रहा हूँ, उसकी फेवर करता है। अब फिर आ जाते हैं मज़हब की तरफ। यानी ये दो नज़रिए हमारे हाथ आ गए फ़लसफ़े के अंदर, अभी तक ये डिबेट चल रही है। कैपिटलिज़म की फिर आगे से मुख्तलिफ़ फॉर्म्स मौजूद हैं, सोशलिज़म की मुख्तलिफ़ फॉर्म्स मौजूद हैं, गवर्नमेंट्स मौजूद हैं। मुझे अब हम डिटेल में उनके ऊपर सरसरी जुज़वी बहस करेंगे, फिर उसके ऊपर हम तबसरा कर लेंगे, क्योंकि बहुत डिटेल्ड बहस। लेकिन यहाँ पे क्योंकि मकसूद जो है वो कंपैरिजन करना है फ़लसफ़े का और मज़हब का, तो फिर हम अब उस तरफ आने की कोशिश करते हैं, क्योंकि बहुत बड़ा इख्तलाफ है इकोनॉमिक थॉट के ऊपर मज़हब का मॉडर्न वर्ल्ड के साथ। मॉडर्न वर्ल्ड क्योंकि जाहिर है कि फ़लसफ़े के ऊपर ही बना है, मंतिक के ऊपर, या कह लीजिए साइंस के ऊपर, या इस तरह के नज़रियों के ऊपर जमहूर के तहत बना है,
तो मज़हब का उससे खासा बड़ा इख्तलाफ पाया जाता है फ़िलहाल अभी के वक्त के अंदर भी। तो उसका अहाता करना जो है वो बहुत ही ज़रूरी है। अब जब आएंगे ख़ास तौर पे यहाँ पे, क्योंकि हमारी एक जमहूरी इस्लामी रियासत, तो फिर ये तय किया जाएगा कि जी इस्लाम जो है वो किस तरह का मुआशी निज़ाम जो है वो देने की कोशिश करता है। इसके अंदर 3 किस्म की आरा पाई जाती हैं और पाई जाती रही हैं पहले भी। बाज़ लोग जो हैं उन्होंने तो मनोवन जो है तौजीह पेश की है और कैपिटलिज़म जो है उसी को ही, यानी उसी के असूलों के तहत जो है वो इंटरप्रिटेशन की है। लेकिन कैपिटलिज़म के असूलों के साथ इंटरप्रिटेशन करने के बाद उन्हें कैपिटलिज़म के जो सकम या जो तनकीद कैपिटलिज़म के ऊपर मौजूद थी, उन्होंने मज़हब के तहत उसको ज़ायल करने की कोशिश की। उन्होंने कहा है कि ये एक कैपिटलिज़म की भी सुधरी हुई फॉर्म है, या ये कैपिटलिज़म नहीं है बल्कि ये एक ऐसा निज़ाम है जो उस तर्ज पे तो है लेकिन ये वो वाले सकम नहीं रखता जो कैपिटलिज़म अपने अंदर रखता है। मिसाल के तौर पे ज़हीरा अंदोज़ी, जो इंतहाई बुनियादी बात हमने की है, वो जो है मिसाल के तौर पे ज़कात दी जाती है तो ज़हीरा अंदोज़ी डिस्करेज है, चैरिटी का कॉन्सेप्ट है तो ज़हीरा अंदोज़ी डिस्करेज है। लेकिन पर्सनल पोजेसन का जो कॉन्सेप्ट है वो ऐसे इस मकतबा फ़िक्र के अंदर मौजूद है, वो उसको मानते भी हैं कि पर्सनल पोजेसन होनी चाहिए, लेकिन ये जो इस्तिलाहात हैं सारी की सारी ये इसके अंदर एग्जिस्ट करनी चाहिए ताकि ज़हीरा अंदोज़ी ना हो जाए, रिफॉर्म्ड या रिफ़ाइन किस्म की फॉर्म जो है वो हमारे सामने आए, और जो भी तनकीद कैपिटलिज़म की होती है ऊपर होती है वो यहाँ सादिक नहीं आएगी, जिसको वो इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम कहते हैं। इसके अंदर 2 चीज़ों का बड़ा किरदार है, बल्कि एक कई कह लीजिए। वो सबसे बड़ा, पहले तो जो ज़कात का मुद्दा है, सबसे बड़ा जो इख्तलाफ है मॉडर्न इकोनॉमी से वो सूद के ऊपर, और सूद के ऊपर भी जो इख्तलाफ है उसकी जो इल्लत निकलती है उसके ऊपर एक दूसरा मुद्दा बांधा है, उसे कहते हैं गरर। इसे कह लीजिए एलिमेंट ऑफ रिस्क या एलिमेंट ऑफ अनहिडन। इसको जो है वो इस नज़रिए के तहत इस्लाम के अंदर खासा डिस्करेज किया गया है। उसके ऊपर आयात और रवायत जो है पेश की जाती हैं कि सूद भी इसी इल्लत के हिसाब से हराम करार दिया गया है कि जी क्योंकि यहाँ पे दूसरे के नुकसान का ज़्यादा खदशा है इसलिए सूद हराम है। गरर भी इसीलिए कि आप जब किसी का नुकसान, यानी आप कह लें कि किसी से आप गंदम खड़ी ख़रीद लें या गंदम बीजने से पहले ही ख़रीद लें और आप उसे कहें कि आप तुम साइड पे हो जाए, जिस तरह की भी ये गंदम होगी ये मेरी है, मैं अभी से तुम्हें इतने पैसे दे देता हूँ, लेकिन आगे ये चांसेस हैं कि उस गंदम से उतनी गंदम या उतनी मालियत की गंदम ना निकले, तो इसको गरर कहेंगे। यानी जो एलिमेंट ऑफ रिस्क है इसको डिनाई किया गया है। इसके अंदर एक तवील बहस भी पाई जाती है, बहुत सारे लोगों ने गरर यासर का जिक्र भी किया है जिसके अंदर माइनर रिस्क जो है वो अलाउ किया जाता है, लेकिन मेजॉरिटी या अमूम का इस नज़रिए के अंदर जिन्होंने कैपिटलिज़म को कह लीजिए कि उसके ऊपर जो तनकीद उठाने या रिफ़ाइन करके इसको पोजेसन के लॉ को कायम रखा है, वो ये कहते हैं कि इसके अंदर गरर का जो है निज़ाम जो है वो हम नहीं करेंगे। यही वजह है कि जो रिबा है या सूद है वो भी कबूल नहीं किया जाएगा, और इस तरह की जो ट्रेड है जिसके अंदर गरर का आंसर होगा वो भी हम नहीं करेंगे। ये सबसे बड़ा इख्तलाफ है इस वक्त जो है वो मुस्लिम दुनिया का नई इकॉनमी के साथ, और इसके ऊपर पूरे बैंकिंग के सिस्टम जो है वो वजूद में आ चुके हैं। दूसरा जो मकतबा फ़िक्र है वो ये कि उसने तो सीधा साधा सोशलिज़म ही इंटरप्रेट किया है इस्लाम के अंदर से, यानी वो खुदा के आदिल होने को जो है वो इसको शर्त लेते हैं कि खुदा अगर आदिल हैं तो तमाम लोगों के अंदर जो है वो दौलत भी उनको उसी तरह से तकसीम करनी चाहिए। हमारे यहाँ उबैदुल्ला सिंधी जो हैं वो बड़े नामों में से एक हैं। ग़ुलाम अहमद परवेज़ जो हैं उन्होंने बाकायदा सोशलिज़म जो है वो कुरान से और बाकी जो रवायात हैं उनसे साबित करने की कोशिश की। बाकायदा सोशलिज़म के जो निज़ाम है सोशलिज़म का वैसा ही हमारे यहाँ है, बल्कि कह जी उसकी भी रिफ़ाइन फॉर्म, जिस तरह यहाँ पोजेसन अलाउ करके कैपिटलिज़म की रिफॉर्म जो रिफ़ाइंड फॉर्म है उसकी वकालत की गई, दूसरी तरफ सोशलिज़म की जो रिफ़ाइंड फॉर्म है उसमें कहा गया कि इसमें तो बल्कि वो सकम भी नहीं पाए जाएंगे जो सोशलिज़म के अंदर पाए जाते हैं। तो ये 2 मकतबा फ़िक्र हैं जो दोनों निज़ामों के तहत ही उनके अंदर रिफ़ॉर्म की या उनके ऊपर इस्लामी ऐसे असूल नाफिज करने की बात करते हैं जो उनके ऊपर होने वाली तनकीद को पूरी तरह से धो देते हैं, और ये बहस चली आ रही। फ़िलहाल जो हमारे यहाँ निज़ाम चल रहा है वो पहले वाला जो मैंने बयान किया, यानी कि किसी न किसी तरह से हम कैपिटलिस्ट इकॉनमी के अंडर ही हैं और जो भी असूल तय हो रहे हैं वो कैपिटलिस्ट इकॉनमी के अंडर तय हो रहे हैं, लेकिन इस्लामिक इकॉनमिक थाट जो है वो इसके अंदर ज़रूर प्रेवलेंट है। यानी सूद के ऊपर एक राय मौजूद है, ज़कात का एक निज़ाम मौजूद है, चैरिटी की बात की जाती है, गरर के आंसर की बात की जाती है, बाकायदा फतवे दिए जाते हैं। ये जुज़वी बहसें हैं लेकिन निज़ाम वही का वही।
सोशलिज़म, इस्लामिक सोशलिज़म जो है वो यहाँ पे मौजूद नहीं। एक तीसरा मकतबा फ़िक्र है यहाँ, वो ये कहता है कि इस्लाम जो है वो किसी किस्म का निज़ाम नहीं देता, बल्कि बुनियादी असूल देता है। और उनकी दलील ये है कि ये जो पिछले दो नज़रिए हमने पेश किए हैं, एक बाकायदा इस कैपिटलिज़म के ऊपर इस्लामी असूल का नफाज कर रहा है और दूसरा सोशलिज़म के ऊपर इस्लामी असूलों का नफाज कर रहा है, और उसके नतीजे में उसके हाथ में कोई ना कोई प्रोडक्ट नज़र आ रही है। लिहाजा ये पूरी तरह से निज़ाम नहीं है। हमारे पास चंद बुनियादी असूल हैं, वही ज़कात के, गरर के, सूद के और इस तरह के जो असूल मौजूद हैं, चैरिटी के, सदक़े के, वो हमारे पास मौजूद हैं। कोई भी निज़ाम जो किसी खित्ते पे, क्योंकि उनका राय है कि आलमगीर दीन है, जिस खित्ते पे कोई भी निज़ाम होगा उसके ऊपर ये असूल नाफिज किए जाएंगे और उसके बाद जो है वो निज़ाम जो है हूबहू चलने दिया जाएगा। निज़ाम, अगर बाज़ लोग कहेंगे कि बहुत सारी किताबें भी मौजूद हैं, बिल्कुल किताबुल अम्वाल मौजूद है हमारे यहाँ, लेकिन जितने भी माल से मुतल्लिक मसले हैं वो सारे के सारे फ़तावों के ऊपर, यानी जितना हमारे पास सिस्टम या जितना स्ट्रक्चर मौजूद है वो फ़तावों की सूरत में मौजूद है। तो वो जो फ़तावे हैं, तीसरा मकतबा फ़िक्र का कहना ये कि वो भी तो बुनियादी असूलों के ऊपर ही बने हैं। तो ये तीन जो है ना मकतबा फ़िक्र हमारे सामने आ गए, एक जो है जिसने रिफ़ाइन किस्म की शक्ल जो है वो हूबहू कैपिटलिज़म की, यानी ऐसा निज़ाम जिसके अंदर पोजेशन अलाउ है लेकिन रिफॉर्म के साथ। दूसरा जिसके अंदर अदल की जो रवायत है वो ज़्यादा अहम है और सोशलिज़म के वो करीब है। तीसरा जो वो कहता है कि हम बुनियादी असूल अप्लाई करेंगे, उसके बाद जो भी मामला होगा वो देख लेंगे। तो ये फ़लसफ़े के हाँ एक डिबेट पूरी सोशलिज़म और कैपिटलिज़म की, और उसके अंदर जुज़वी सियासी डिबेट पाई जाती है। फिर मज़हब के हाँ 3 नुक्ता नज़र, ये अगर इनको हम समझ लेंगे तो फिर जो पूरा इकोनॉमिक थॉट है या जो मॉडर्न इकोनॉमिक थॉट के साथ रिलीजन का जो इख्तलाफ है, इसके ऊपर मेरे ख़्याल से एक बेहतर किस्म की जुज़वी बहस जो है वो वजूद में आ सकती है। वो जब आप उसके ऊपर मज़ीद सवालात हम करेंगे, मज़ीद उसके ऊपर बातें डिस्कस होंगी तो हम ज़रूर कर सकते हैं। उम्मीद है इतना क्लियर था। अगर इस पर मज़ीद कोई सवालात हों तो वो भी हम करने को तैयार हैं। ठीक है, शुक्रिया बहुत।